और लूजर वो नहीं जिसने खुद की मर्जी से अपनी उम्मीद तोड़ दी, कि लूजर वो नहीं जिसने खुद की मर्जी से अपनी उम्मीद तोड़ दी, लूजर वो है जिसने दुनिया की सुनकर कोशिश करनी छोड़ दी। केमिकल काइनेटिक्स, देखो जी, इसमें हम लोग बेसिकली रेट के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रेट और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा बताया आप लोग को न्यूमेरिकल भी आता है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, वो आप लोग को आगे समझ में आएगा। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ, ठीक है। देखो जी, तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, स्टैटिक्स आपने वर्ड सुना होगा। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जिसमें मोशन नहीं होता है। मोशन जब नहीं होगा तो उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। और काइनेटिक्स कब बोलते हैं? जो टाइम के साथ मोशन में आ जाता है, ठीक है ना। तो जो टाइम से इंडिपेंडेंट है वो स्टैटिक्स है, और जो टाइम पे डिपेंडेंट है वो काइनेटिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शंस का रेट डिसाइड करेंगे कि रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनका रेट क्या है, मतलब कितने समय में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो उस रिएक्शन का जो रेट हम देखने जाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली याद रखिएगा कि रेट के बारे में स्टडी करेंगे और उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब क्या चीज के चलते रेट कम हो जाता है या किसके चलते रेट बढ़ जाता है। उसके पहले तुम लोग को ये पता है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसका मैकेनिज्म क्या होता है ये भी आप लोग को पता है। अगर आप केमिकल रिएक्शन देखने जाइएगा तो जैसे कि एग्जांपल्स हम लेते हैं, मान लो कि हाइड्रोजन H2 रिएक्शन करने जा रहा है I2 के साथ। तो H2 और I2 जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो देखो जी, ध्यान देना, हम लोग को सबको पता है कि क्या होता है प्रोसेस। सबसे पहले रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसके पहले ये लोग आपस में एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दो रिएक्टेंट, ये H2 है, हाइड्रोजन गैस है, H2 जो है हाइड्रोजन गैस है, और ये I2 है, I2 जो होता है वो सॉलिड होता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। इसका गैसियस फॉर्म भी ले सकते हो रिएक्शन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड को गैस में चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये बताया आप लोगों की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, और ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद ये किस में चेंज होता है जरा समझिएगा। इसके बाद ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, मतलब ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है एक्चुअली में ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक्चुअली में बॉन्ड टूट जाएगा। और देख रहे हो कि ये डॉटेड बॉन्ड हम दिखाए हैं, तो ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। यानी जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट करने जाते हैं तो उसके दौरान ये कहानी होती है, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि याद रखना कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होते हैं। तो लिखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट इज द स्टेट at which cleavage of old bond and formation of new bond takes place। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो देखो बाबू, सबको समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान यही कहानी चलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले ये रिएक्टेंट है H2 और I2, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों ने रिएक्ट करके
और ट्रांजिशन स्टेट बनाया। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ कि जो ओल्ड बॉन्ड था ये वाला वो ब्रेक कर गया, जो इधर वाला बॉन्ड था ये भी क्या कर गया, ब्रेक कर गया, और नए बॉन्ड एच और आई के बीच में फॉर्म हो गए। क्योंकि एच और आई के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, एच और आई के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, तो नए बॉन्ड फॉर्म हो गए और पुराने बॉन्ड टूट गए। और इसके बाद पश्चात क्या हुआ कि अब एच और एच के बीच में तो बॉन्ड है नहीं, किस किस के बीच में बॉन्ड हो चुका है, तो एच आई के बीच में बॉन्ड हो चुका है और एक और एच आई के बीच में बॉन्ड हो चुका है। तो इसको तुम लोग एक गाने के तौर पे भी ले सकते हो। क्या बोलोगे, देखो H2 बोलता है कि मैंने तुमको देखा, H2 I2 को बोलता है कि मैंने तुमको देखा, तो I2 बोलता है कि हमने तुमको देखा। तो ध्यान रखिएगा, H2 और I2 एक दूसरे को देख के गा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने तुमको देखा, तो ये बोलता है हमने तुमको देखा। फिर चारों आ जाते हैं साथ में, बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं। आ रहा समझ में? तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इसको गाने की तरह याद रखिएगा। ये बोलता है मैंने तुमको देखा, तो वो बोलता है कि हमने तुमको देखा। मैंने तुमको देखा, ये बोलता है हमने तुमको देखा। ठीक है, और इसके बाद से ये सब लोग बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं। देखिए इस स्थिति में ये लोग बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं, और तुमको दिख भी रहा है कि ये सब साथ साथ हैं। इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट आप ना भूले, उसमें सारे रिएक्टेंट एक साथ आ जाते हैं, और उसी के समय में क्या होता है कि अब जो ओल्ड बॉन्ड था, जो पुराने रिश्ते थे वो टूट जाएंगे और न्यू रिश्ते बन जाएंगे। तो देखो जी, मैंने तुमको देखा, हमने तुमको देखा, फिर हम साथ साथ हैं, और यहाँ पर एच एच को छोड़ दिया, आई आई को छोड़ दिया, और बोला कि हम आपके हैं कौन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बड़ा ही मजेदार किस्सा है केमिकल रिएक्शन का। यह हमेशा ऐसे ही होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और फिर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं, और फिर फाइनली ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी रिएक्शन के रेट को हम इस चैप्टर में मेजर करने वाले हैं। ठीक है ना, रिएक्शन का रेट मेजर होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में तुमको समझ में आ गया क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, बस यही एक प्रोसेस है जिसमें कि ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भाग लेता है। तो बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which chemical reaction is a process in which cleavage of old bond माने मेन काम यही हुआ, cleavage of old bond and formation of new bond takes place, formation of new bond takes place। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली यही प्रोसेस होता है जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लीवेज मतलब टूट जाना, क्लीवेज का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, और फॉर्म का मतलब बन जाना। तो इस तरह से तुम देख सकते हो। देखो जी, अब केमिकल रिएक्शन दो तरह का हो सकता है, इसको हम ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, नहीं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और इसको एक ग्राफ के द्वारा हम दिखा सकते हैं। तो समझना भी है, और एग्जाम में अगर आया तो आप ग्राफ ही बना देंगे। तो ग्राफ आपको कैसे बनाना है जरा समझिए। देखिए एनर्जी, इस एक्सिस पे हम एनर्जी को रखते हैं, एनर्जी को रखते हैं, और इधर में हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रखते हैं, मतलब मेरा रिएक्शन चल रहा है। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बात हो सकता है कि एनर्जी रिलीज हो सकता है, और एक बात हो सकता है कि एनर्जी ऑब्जर्व हो सकता है। तो जब एनर्जी रिलीज होता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और जब एनर्जी ऑब्जर्व होता है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो हम लोग इन दोनों को एक एक करके देखते हैं ग्राफ को, ठीक है ना। इधर में हमने रखा है एनर्जी को, और इधर में रखा हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन।
एकदम आराम से समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे। कोई समस्या हो तो पूछना है। ठीक है, तो देखो जी, अब यहाँ पे ग्राफ अगर तुम्हारा कुछ इस नेचर का हुआ, तो तुम देखो एक बात बताओ, शुरू में जो रहता है वो रिएक्टेंट रहता है, तो ये रिएक्टेंट है और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो अगर तुम दोनों की एनर्जी मिलाओगे तो वाई एक्सिस पे ये एनर्जी देखो, यहाँ पे एनर्जी इसको शो कर रहा है, और ये मान लो कि ये पॉइंट 2 हुआ तो ये पॉइंट क्या होगा, 4 होगा, या कुछ भी मतलब, तो एक्सिस तो तुमको मिल रहा है। यानी तुम अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ से दिख रहा है। तो तुम लोग खुद बताओ कि एक यहाँ पे 2 वैल्यू है और एक यहाँ पे 4 है, ये पॉइंट 4 है और ये पॉइंट 2 है, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा हुई, 2 हुआ ज्यादा कि 4 हुआ ज्यादा? तो तुम देख रहे हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो यहाँ इसको हम डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा एच बराबर, अगर तुम लिखते हो कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो आप बताओ सभी लोग कि प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब ओवरऑल ये निगेटिव आएगा, और अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आता है तो ये दिस प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। दिस प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि अगर पहला टिप तुम्हारा ऊपर है और दूसरा टिप नीचे है तो फिर ये एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ आप देख लीजिए सभी लोग, एनर्जी आप कैसे करिएगा, डेल्टा एच, तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे कम है क्योंकि इसका वैल्यू 2 है और रिएक्टेंट का एनर्जी 4 है। तो 2 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, माइनस में ही ना आएगा जी। और 2 4 तो हमने ऐसे ही अपने मन से मान लिया है कि वाई एक्सिस पे जो नीचे है उसका वैल्यू कम होता है और वाई एक्सिस पे जो ऊपर रहेगा उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आएगा और ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा प्रोसेस। तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा क्या है कि पहला टिप ऊपर देख लो, पहला टिप, इसको हम टिप बोल रहे हैं, पहला टिप ऊपर और दूसरा टिप नीचे। तो दूसरा टिप अगर नीचे है इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा, इतना से याद रखो काफी है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए, तो अभी तुम मिला सकते हो कि यहाँ का वैल्यू देखो, ये तुम्हारा किसकी एनर्जी को शो कर रहा है, शुरू में रिएक्टेंट होता है तो ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है भाई, तो ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो तुम बताओ यहाँ वैल्यू को मिलाओगे वाई एक्सिस पे, तो ये मान लो 2 है और ये मान लो 4 है, तो इस बार भी तो ये वाला पोर्शन जो दिखा रहा है वो डेल्टा एच शो कर रहा है, ये वाला भी क्या था, डेल्टा एच शो करता था। तो इस प्रोसेस में तो निगेटिव आया है। तो यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इस बार की बात क्या है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा एंड दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों केस को आप लोग कि ये प्रोसेस जो होगा ग्राफ इस तरह का दिखे तो एंडोथर्मिक होगा, विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। तो इस बात को हमें ध्यान रखिएगा कि ये एंडोथर्मिक है और ये वाला तुम्हारा क्या था, एक्सोथर्मिक है। तो पहला टिप इस बार नीचे है, तो पहला टिप नीचे और दूसरा टिप ऊपर, तो ये एंडोथर्मिक होगा। तो दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को गड़बड़ नहीं होगा, और ग्राफ से आप आसानी से बता सकते हैं कि कैसे एक्सोथर्मिक को दिखाया जाता है और कैसे एंडोथर्मिक को दिखाया जाता है। ग्राफ में यही बताए हैं, या तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी नहीं तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच जो निकालते हैं वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो या तो ये निगेटिव आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव आएगा तो एंडोथर्मिक, बस सिंपल सा बात है। चलिए, तो चलो जी, तो तुम लोग भी सोच रहे होगे कि अभी चैप्टर शुरू किया डेफिनेशन ही नहीं लिखा है।
तो केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक की बात हो रही थी। अब हम लोग थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा ये बता देते हैं आप लोग को। देखो, तो इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, ठीक है ना। तुम लोग को भी पता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। तो कुल मिला के 5 चैप्टर है आप लोग के फिजिकल में, जिसका ये चौथा चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चौथा चैप्टर है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसका डेफिनेशन कि फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो कि रेट के बारे में डील करता है या रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में डील करता है, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction, which deals with the rate of chemical रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में ये डील करता है चैप्टर पूरा, ठीक है। एंड वेरियस फैक्टर, और उन फैक्टर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे जो कि इस रेट को अफेक्ट करते हैं। वेरियस फैक्टर्स which affect the rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction is known as chemical kinetics. ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया कि वो वैसा फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच जो रेट के बारे में डिस्कस करता है, या फिर उस रेट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सारा समझ में, कंसंट्रेशन, बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनके बारे में हम देखेंगे आगे। तो इस ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में बेसिकली इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और चलिए, और ये मैकेनिज्म के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। इट ऑल्सो डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म तो थोड़ा बहुत हम आपको पहले पेज पे समझाए कि मेन रिएक्शन का बेसिस क्या होता है, रिएक्शन होता कैसे है। तो इट ऑल्सो डील्स विथ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म को भी डील करता है ये, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पे ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप 12 का बोर्ड देने वाले हैं, नीट देने वाले, जेई देने वाले हैं, हर जगह इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद से फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स में कौन कौन सा करेंगे देखिए आप लोग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हमारा चैप्टर का मेन चीज है। दोनों ये चीज, रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें आप लोगों को किस किस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का किस तरह से रेट को अफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन के बाद टेम्परेचर कैसे करेगा, टेम्परेचर से रिएक्शन के रेट पे क्या असर पड़ता है, समझ गए। और इसी में आर्हेनियस इक्वेशन आएगा। इसके बाद से आप लोगों को कैटलिस्ट के बारे में, आप लोग ये भी बात बहुत अच्छे से जानते हो कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। ये बात आप सबको बहुत पहले से ही पता है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कितने जल्दी फास्ट कर सकता है। और इसमें हम लोग देखो जी, बेसिकली कंसंट्रेशन में डिस्कशन करेंगे ऑर्डर के बारे में, जो इस चैप्टर का जान है, प्राण कह सकते हो, कि जिस पे ये चैप्टर पूरा बेस्ड है,
वो चीज ऑर्डर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर हम लोग देखेंगे 0, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे। इसके बाद से रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद से ऑर्डर और मोलिकुलरिटी, जैसा ऑर्डर हम बता ही चुके हैं अभी, ये ऑर्डर क्या चीज है वो हम आएगा तो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वहीं पे। अभी आप जानिए कि आपको ऑर्डर और मोलिकुलरिटी पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद से ये किसी और रिएक्शन का ऑर्डर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो चीज भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऑर्डर को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसका मेथड देखेंगे। मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो इतना कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी के बारे में देखते हैं। चलिए, तो देखो जी, अगला टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। बेसिकली हम बोले ही हैं तो लोगों के बोर्ड्स के लिए तो खास करके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी और सब एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं। मतलब किसी रिएक्शन का क्या रेट है, मतलब किस रेट से हो रहा है, कितना खपत हो रहा है, कितने समय में, इस बात को ही हम रेट कहते हैं। तो देखिए, इस बात को हम लिख देते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स खाली एनर्जी चेंज को नहीं दिखाता है, जैसा कि अभी आपको ग्राफ बना के हम दिखाए कि एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट क्या होता है, कंप्लीट होने में रिएक्शन को टाइम कितना लगता है। तो केमिकल काइनेटिक्स, इस बात को लिख देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट अबाउट द एनर्जी चेंज। ये बेसिकली एनर्जी चेंज को ही नहीं बताता है, इज नॉट अबाउट द एनर्जी चेंज। ठीक है, नॉट अबाउट द एनर्जी चेंज, it discuss about the time consuming, about the time consuming during completion of chemical reaction, during completion of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इस बात का भी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सा बात सभी लोग जान रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ भी रहा है कि टाइम का चेंज, भाई टाइम का चेंज देख लेंगे, कंसंट्रेशन का चेंज देख लेंगे और उसको टाइम के चेंज से डिवाइड करेंगे, तो उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, और इसको हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से। देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका रेट हम कैसे देख सकते हैं, तो इसका रेट देखना होगा। तो कंसंट्रेशन के टर्म में यदि देखना चाहते हो तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, माने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज बाई टाइम में चेंज। मतलब मान लो कि रिएक्टेंट शुरू में 10 मोल था और रिएक्शन खत्म होते होते मान लो 5 मोल बचा है, तो तुम रेट कैसे निकालोगे, तो 5 माइनस 10, कितना समय, मान लो 8 सेकेंड लगा है, 10 सेकेंड लगा है, 20 सेकेंड लगा है, तो जितना भी फाइनल कंसंट्रेशन होगा उसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन को घटाइएगा और
इसके बाद से उसको समय से, टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा रेट आ जाएगा। तो रेट बेसिकली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई में चेंज इन टाइम, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेट कहलाता है। लेकिन रेट जो होता है वो कभी क्या निगेटिव हो सकता है क्या, तो रेट कैन नेवर भी निगेटिव। तो इसी वजह से एक माइनस साइन भी हम लगा देंगे जब रिएक्टेंट के बेस पे हम रेट निकालने जाएंगे। और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं रेट को अगर चाहें तो। कैसे निकालेंगे देखो जरा, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा पी प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी। मान लो शुरू में तो ये 0 होगा, मान लो बाद में बढ़ करके ये 10 हो गया, और कितने समय में हुआ, मान लो 50 सेकंड में हुआ, तो क्या लिखोगे, तो 10 माइनस 0 बाई 50, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और बाई में टाइम टेकन, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेट। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, रिएक्टेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट में ऐसे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और अपॉन में टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट। समझ गए। तो प्रोडक्ट में माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि बाद में ज्यादा होता है, शुरू में कम होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। हाँ, नेगेटिव लेंगे इसलिए क्योंकि ये चीज पॉजिटिव कर दिया जाए, रेट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। और इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, डिसअपेरेंस नाम दे दिया जाता है। बोलो जी अंकित सिंह। सर वहाँ डी रिएक्टेंट लिखे हैं, वहां पे हम लोग मोड लगा सकते हैं पॉजिटिव लाने के लिए? मॉड वोड नहीं लगाना है, वो खाली समझना है यहाँ पे, ठीक है तुमको। यहाँ पे सिर्फ आपको समझ लेना है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। ओके। चलिए जी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आप ढंग से लिखना चाहो इस चीज को तो क्या लिखोगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का ये ब्रैकेट अगर दिखाया जाता है तो इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन होता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये आप कर लेंगे। और इसके बाद से इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, तो टाइम टेकन से या डेल्टा टी बोलो। अगर ऐसा करते हो तो फिर ये तुम्हारा रेट को डिसाइड करेगा। तो रेट निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, फाइनल ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को दिखाएगा। आज के बाद याद रखना कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप जो दिख रहा है आप लोग को, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन को दिखाता है। और वहीं अगर प्रोडक्ट के लिए लिखना होगा तो क्या लिखोगे, तो प्रोडक्ट के लिए लिखना होगा तो सिंपल सा हो जाएगा, प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट फाइनल और माइनस प्रोडक्ट इनिशियल, प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल, ठीक है, और बाई में डेल्टा टी, और बाई में टाइम टेकन डेल्टा टी। तो ये आपका हो जाएगा भाई डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या फिर इसको आप रेट बोल सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर रिएक्टेंट के टर्म में बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे, ये क्या डिसाइड, ये क्या बता रहा है, तो ये रेट बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है, रेट बता रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना। और ये माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा वो बोल देंगे। रिएक्टेंट वाला दिखाए हैं और ये सामने में हम प्रोडक्ट वाला दिखाए हैं, होगा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। देखिए जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग तो समझ गए कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम और चेंज इन प्रेशर बाय टाइम, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का चेंज, प्रेशर का चेंज, किसी भी चीज का चेंज अगर आप लेते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लिख सकते हैं कि रेट इज डिफाइंड, रेट इज डिफाइंड, rate is defined as change in any quantity, as a change in any quantity, change in any quantity with respect to
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और अगर केमिकल रिएक्शन की बात कीजिएगा, ये रेट हो गया तुम्हारा, रेट किसी के लिए भी पैसा का चेंज भी देखा जा सकता है, आ रहा समझ में, किसी भी चीज का चेंज देखा जा सकता है, जो कोई काम हो रहा है तो उसका भी चेंज हम लोग देख सकते हैं। तो रेट वो अलग चीज हो गया। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। तो अभी मैंने आपको रेट लिखवाया है कि चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हो। तो रेट ये डिफाइंड होता है। और अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी का नाम पता चल गया तुम्हें कि क्वांटिटी यहाँ पे क्या लेना है। जो मन सो नहीं, जो मन सो लेंगे तो वो रेट कहलाएगा। और यहाँ पे अगर चेंज इन क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो कंसंट्रेशन हो सकता है और प्रेशर हो सकता है। कंसंट्रेशन, ठीक है, और प्रेशर, कंसंट्रेशन लेंगे या प्रेशर लेंगे, इन्हीं दोनों का चेंज हम लोग जनरली देखते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का भी देख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट का भी देख सकते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, आ रहा समझ में। तो ध्यान रखिएगा। या फिर रिएक्टेंट के प्रेशर में कितना चेंज हुआ और प्रोडक्ट के प्रेशर में कितना चेंज हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देन कंसंट्रेशन इज यूज्ड। तो वहां पे एकदम निश्चिंत होकर के आप कंसंट्रेशन यूज कीजिएगा। मतलब मैक्सिमम जगह पे आप लोग को कंसंट्रेशन ही यूज करना है। केवल गैसियस रिएक्शन होगा तो वहां पे प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है। बट इफ रिएक्शन इज प्रेजेंट इन गैसियस फेज, केवल गैसियस फेज में प्रेशर यूज होता है। इफ रिएक्शन इज प्रेजेंट इन गैसियस फेज, प्रेजेंट इन गैसियस फेज, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, देन प्रेशर इज यूज्ड, देन प्रेशर इज यूज्ड। तो बस बहुत ही सिंपल सा बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि गैसियस रिएक्शन में प्रेशर यूज करिएगा और आप लोग बाकी सारे रिएक्शन में जो है वो कंसंट्रेशन यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखो जी, रेट के आधार पर तीन तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत ही सिंपल सा बात है। एक बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, एक बहुत स्लो रिएक्शन होता है और एक मॉडरेट रिएक्शन होता है। तो रेट के आधार पर हम तीन भाग में बांटते हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो जी, तीन तरह के हैं। अब तुम समझ भी रहे होगे कि किसको बोला जा रहा है, थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बोले भी थे कि एक रिएक्शन होता है जो बहुत सालों तक चलता है, बहुत सालों तक, और एक रिएक्शन ऐसा होता है जो कि तुमको पता भी नहीं चलेगा और खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चलता है। और एक रिएक्शन जो है मान लो 10 मिनट, 5 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे करके रिएक्शन होगा। तो तीन तरह के जनरली रिएक्शन मिलते हैं। तो पहला हम लिखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरी फास्ट रिएक्शन जो होंगे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नैनो सेकंड में बीत जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जैसे आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, एक का प्लस दूसरे के माइनस से मिलना होता है, तो वो आयनिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, लिखवाएंगे भी हम। और दूसरा होगा वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना कि बहुत अगर फास्ट रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट मेजर करना काफी मुश्किल है। वेरी स्लो रिएक्शन जो है वो बहुत लंबे समय तक, करोड़ों करोड़ों साल ये रिएक्शन चलते हैं, तो उतने साल कोई जिएगा तब ना रेट मेजर करेगा। तो इस तरह के जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, काफी समय लगता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा बहुत स्लो प्रोसेस होगा,
और इस तरह के रिएक्शन का रेट भी मेजर करना हमारे बस का बात नहीं है। आया समझ में ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इम्प्रैक्टिकल से रिएक्शंस है। और मेन रिएक्शन जो है मॉडरेट रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे आधा मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, तो हम रेट को मेजर कर पाएंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो बहुत ही फास्ट होते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में खत्म हो जाते हैं, उसे वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और इसके रेट को डिटरमाइन करना संभव नहीं है। ठीक है, और पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन आप लोग को समझ में आ रहा है, एकदम नॉर्मल से बच्चे को भी समझ में आ रहा होगा कि वेरी फास्ट का मतलब बहुत तेज हो गया, जो बहुत कम समय में हो जाता है। ठीक है, चलो, या एसिड बेस रिएक्शन भी तुम्हारा फास्ट होता है। ठीक है ना? तो इसको डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, those types of chemical reaction which takes fraction of seconds for completion of reaction are called very fast reaction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन। ठीक है ना? आयंस को जब रिएक्शन करना होगा तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेंगे वो। ठीक है, उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट होता है बिल्कुल, एसिड और बेस तुरंत रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो फास्ट रिएक्शन में आप लिख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एग्जांपल में भी एक लिख लो इसमें, HCl प्लस NaOH, और इसके बाद से ये बदल जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो ये बहुत फास्ट होता है ये रिएक्शन, समझ गए? या डिकम्पोजिशन भी होता है, जब हीट हम प्रदान कर रहे हैं तो वो भी फास्ट होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप देखे हैं, वहां पे भी वो आयंस में ब्रेक कर जाएगा। आयनिक रिएक्शन बेसिकली बहुत फास्ट होता है, क्योंकि प्लस वाले की जिंदगी मात्र 10⁻⁻6 सेकंड होती है। तो हीट करेंगे तो 2KCl प्लस 3O2 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और इस तरह से और भी इसमें रिएक्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे BaCl2 है, BaCl2 प्लस H2SO4, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक तरह से लिख सकते हो, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनेगा तो रिएक्शन ये फास्ट होगा। तो BaSO4 और प्लस 2HCl, और BaSO4 प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एक और रिएक्शन ले सकते हो, AgNO3 प्लस NaCl। अब देखो जी, इसमें दोनों आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक करने के बाद ये लोग बदल जाएंगे Ag और Cl। हालांकि AgCl वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और प्लस में NaNO3। तो ये सब आयनिक रिएक्शन के टाइप में आ जाएंगे, और आयनिक रिएक्शन काफी फास्ट होता है। जहाँ भी आयन में ब्रेक कर जाएंगे लोग, वो आयनिक रिएक्शन होता है और वो फास्ट रिएक्शन होता है, और इसका रेट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि we cannot calculate the rate of very fast reactions, बहुत फास्ट रिएक्शन का रेट नहीं निकाला जा सकता है।